साथियों, कुछ आंकड़े के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं कि संपूर्ण विश्व में 1 बिलियन महिलाएं, हाँ जी 1 बिलियन महिलाएं यानी कि 1 अरब महिलाएं अपने संपूर्ण जीवन में एक न एक बार हरासमेंट का शिकार होती है। इसके अतिरिक्त 50% पुरुष अपने जीवन में कम से कम एक बार महिलाओं पर हाथ उठाते हैं। प्रत्येक 22 मिनट पर भारत में एक महिला का बलात्कार हो जाता है। प्रत्येक 2 मिनट में संपूर्ण भारत में 2 औरतों को मार दिया जाता है और हर 20 मिनट में एक बलात्कार भारत में होता है। इसके अतिरिक्त 90% सैलरी, 99% पूंजी और मात्र 33% कार्य पर जिसका अधिकार है वह है पुरुष। यानी कि मात्र 33% कार्य करने के पश्चात 90% सैलरी पुरुष पाते हैं और 67% कार्य करने के पश्चात सिर्फ 10% सैलरी महिलाएं पाती है। यह वैश्विक आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के साथ आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि इन आंकड़ों के पश्चात ही आप जो आज का हमारा लेक्चर है पितृसत्तात्मकता, उसको काफी अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि आज भी न केवल पुरुष बल्कि कई महिलाएं हमको ऐसी मिल जाती हैं जो पितृसत्तात्मकता को नेग्लेक्ट सा करती हैं कि नहीं, पितृसत्तात्मकता है ही नहीं, या जो है भी वो हमारे भले के लिए है या वो सही है। तो इसलिए मैंने आपके सम्मुख सबसे पहले कुछ आंकड़े रखे। अब साथियों, आज के वीडियो पर जिससे पहले हम जाएं उससे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह आप लोगों का स्टडी आई चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए आप तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबा दें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे मिलते रहे। तो साथियों, सीधा अपने विषय पर आते हैं जो कि है पितृसत्तात्मकता। साथियों, पितृसत्तात्मकता, इस लेक्चर को आज हम समझने के पश्चात कौन कौन सी बातों को जान पाएंगे उसका पहले वर्णन कर देता हूं। आज के इस लेक्चर को सुनने के पश्चात आप लोग समझ पाएंगे कि पितृसत्तात्मकता का अर्थ क्या है, किसे पितृसत्तात्मकता कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप समझ पाएंगे कि पितृसत्तात्मकता के लाभ क्या है। भले ही मैं अभी उस पर डिस्कशन करूंगा कि उन्हें लाभ कहा जाए न या ना कहा जाए, यह चर्चा का विषय है और उस पे उन लाभ हानियों पे काफी चर्चा हो सकती है। जिनको मैं लाभ बता रहा हूं उन्हें कोई हानि बता सकता है, जिनको मैं हानि बता रहा हूं उन्हें कोई लाभ बता सकता है। तो वो चर्चा का विषय है। पर बहुत से जो फेमिनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनको सुनने के पश्चात, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात मैं जो पितृसत्ता के बारे में या पितृसत्तात्मकता के बारे में समझ पाया हूं उसको आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आपको यह अच्छा लगेगा। तो हम समझ पाएंगे कि पितृसत्तात्मकता के लाभ क्या है और हम समझ पाएंगे कि पितृसत्तात्मकता की हानियां क्या है। सीधा अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं पितृसत्तात्मकता के अर्थ पर। पितृसत्तात्मकता एक ऐसे समाज को कहा जाएगा जहां की समस्त पूंजियों पर, अधिकारों पर या कहीं समाज में लेने वाले निर्णयों पर पुरुष समाज का वर्चस्व हो या पुरुष समाज का बोलबाला हो या पुरुष समाज ही ऐसे निर्णयों को लेता हो। ऐसे समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहा जाएगा। या यूं कह सकते हैं, यह समाज में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समस्त कार्यों, निर्णयों, उद्देश्यों आदि पर पुरुषों का अधिकार है। 3 चीजें मैंने कही, कार्य, निर्णय और उद्देश्य। मतलब क्या काम करना है यह भी पुरुष समाज निर्धारित करेगा। क्या उद्देश्य होंगे हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उसका निर्णय भी पुरुष समाज करेगा। और क्या निर्णय लेने हैं हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसका निर्णय भी पुरुष समाज करेगा।
चाहे वो समाज के रूप में देखें, परिवार के रूप में देखें, ग्राम के रूप में देखें, शहर के रूप में देखें, तो इसे किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। इन निर्णयों को लेने का अधिकार अगर पुरुष समाज के पास है तो ऐसे समाज को हम पितृसत्तात्मकता या पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों, पितृसत्तात्मकता एक ऐसा समाज है जिसमें समाज की जो प्रथम इकाई है उस पर जो निर्णय लेने की शक्ति हो या निर्णय लेने का भार हो वह किसी पुरुष पर हो, या उसका जो संचालन कर रहा हो उस परिवार नामक संस्था का, उसका हेड जिसे हम अध्यक्ष कह लेते हैं या सर्वे सर्वा है उस परिवार का, वो कोई पुरुष व्यक्ति हो। तो ऐसा अगर कोई, क्योंकि परिवारों से मिलकर ही समाज बनता है, तो ऐसे समाज को भी हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी समाज में संपत्ति का संचयन या संपत्ति का निर्णयन पुरुष समाज के माध्यम से किया जाता है तो ऐसे समाज को भी पितृसत्तात्मक समाज कहा जाएगा। मैं जो ये अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं देने का प्रयास कर रहा हूं या परिभाषाएं के रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये पितृसत्तात्मक समाज की विशेषताएं भी हो सकती है। या अंतिम रूप से, निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं, एक ऐसा समाज जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की संस्थाओं पर निर्णय लेने का, लक्ष्य तैयार करने का या लक्ष्यों का, उद्देश्यों का, कि क्या इस समाज के इस प्रकार की संस्थाओं के उद्देश्य होंगे, समस्त कार्य पुरुष वर्ग के माध्यम से किया जाए, इस प्रकार के समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहा जाएगा। और इसे बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं क्योंकि आज की तिथि में न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि संपूर्ण विश्व में हमको यही पितृसत्तात्मक समाज दिखता है। भारत का पड़ोसी एक राष्ट्र है तिब्बत, भले उसे आप राज्य नहीं कहा जाता है, चीन उसे अपना एक प्रांत मानता है, तो वहां मातृसत्तात्मक समाज है। आज भी वहां मातृसत्तात्मक समाज है, किंतु इसके अतिरिक्त ऐसा विश्व में कहीं सुनने में नहीं आता है कि मातृसत्तात्मक समाज हो। हाँ, बराबरी का समाज आज की डेट में थोड़ा प्रयास, जो कि महिलाओं का पिछले 250 वर्षों का, यानी कि 2 शताब्दियों का जो आंदोलन है, उसके आधार पर आज कुछ राष्ट्र ऐसे हो चुके हैं जहां की बराबरी की स्थिति है, किंतु ऐसा नहीं है कि समस्त आधारों पर यह बराबरी आ चुकी है। कार्य के मामले में हो सकती है कि महिलाओं और पुरुषों को कार्य करने की समानता है या समस्त कार्यों को वो बराबरी के साथ कर पा रहे हैं। ऐसे कुछ राष्ट्र हैं जहां की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, किंतु आज भी जो मैंने आंकड़े आपके सम्मुख रखे 2018 के वो आंकड़े हैं, उससे नए आंकड़े मुझे प्राप्त नहीं हो पाए, तो उन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2018 अभी ज्यादा वर्ष, 1 वर्ष बीता है, कि आज भी संपूर्ण विश्व में पितृसत्तात्मक समाज ही हमको देखने को मिलता है। तो साथियों, हमने समझा पितृसत्तात्मक समाज किसे कहते हैं या पितृसत्ता क्या होती है। अब जब हम पितृसत्ता को समझ चुके हैं तो इसके कुछ गुण, क्योंकि कतिपय विद्वानों ने इन्हें गुण के श्रेणी में रखा है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी के मौखिक रूप से इसे सुना हो, किताबों में भी ऐसा उल्लेखित है। तो इन गुणों पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इन गुणों पर इनको कोई दोष भी बता सकता है और उसकी अपनी अलग से व्याख्या कर सकता है। अगर हम उस पर बहुत गहरे से चिंतन करने लगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ गुण और दोष आपको बताऊंगा और उन गुण दोषों के इतनी समझ के आधार पर कि मैं कितना उसे समझ पाया हूं कि ये गलत है, सही है, उस पर अपना निर्णय दूंगा। बाकी आप निर्णय करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, आप उस पर स्वतः भी निर्णय कर सकते हैं। और एग्जाम के ड्यूरेशन पे, क्योंकि ये वीडियो छात्रों के लिए है,
छात्रों का फिर मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हम एग्जाम के दौरान कैसे इसको लिखें। तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मौलिक रूप से जो एग्जाम में लिखते हैं उसी का आपको नंबर दिया जाता है। यह मेरे जीवन का अनुभव है कि ऐसे ऐसे एग्जाम भी हमने देखे हैं कि जब हमने सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर, ऐसा नहीं कि पढ़ के नहीं जाना है, पढ़ा था, पढ़ना है आपको, किंतु उस पढ़ी हुई किताब को जब आप रटा रटाया लिख के आते हैं तो उसके आपको नंबर कम मिलते हैं। पर जब आप उसको अपनी समझ के हिसाब से लिखने का प्रयास करते हैं तो आपको नंबर अधिक मिलते हैं। ये मेरा अनुभव है और मैं अपने काफ़ी साथियों से बात करता हूँ तो उनका अनुभव भी यही कहता है। तो छात्रों, आपको इस पर चिंतन नहीं करना कि आपको बड़ा कंफ्यूज करके रख दिया कि जो लाभ हैं वही दोष हैं और जो दोष हैं वही लाभ हैं। तो इस पर आप अपने हिसाब से जो आपको लाभ लगता है आप उसे लाभ में ले सकते हैं, जो आपको हानि लगती है उसे हानियों में ले सकते हैं। फिलहाल मैं आता हूँ पितृसत्तात्मकता के लाभ पर। तो जो पहला लाभ पितृसत्तात्मकता के समर्थक बताते हैं वह यह बताते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज होने से हमें परिवार नामक जो संस्था है उसके मुखिया का निर्वाचन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पितृसत्तात्मक रूप से हमें एक जो बुजुर्ग पुरुष है उसके पश्चात उसका पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र क्या है, परिवार के मुखिया के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये उनका समर्थन है और ये उसका गुण बताते हैं, जिससे हमको जो आप भी देखते हैं कि परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्या निर्णय लेगा, कौन निर्णय लेगा, इसके जो झगड़े हमको आज वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं, इससे समाज बच जाता है या परिवार बच जाता है, ऐसा पितृसत्तात्मकता के जो समर्थक हैं उनका कहना है। किंतु इस पे जो मेरी राय है कि आज जब संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो देश की सबसे बड़ी व्यवस्थापिका कार्यपालिका होती है वह भी अकेले एक व्यक्ति के माध्यम से निर्णय नहीं लेती है, वह भी अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से या संसद अपने सदनों के माध्यम से किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो फिर इस विचारधारा पर चलना कि एक व्यक्ति निर्णय लेगा और वह निर्णय सही होगा, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये आप पे विचार के लिए छोड़ रहा हूं। आप इस पर कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। पितृसत्तात्मकता के समर्थक जो व्यक्ति हैं उनका मानना है कि इस प्रकार की व्यवस्था में जो घर चलाने के लिए आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, महिलाएं इन दिक्कतों से बच जाती है। उनका तर्क भी सही है, किंतु इस तर्क पर मेरी राय है कि इससे किसी एक वर्ग, यानी कि मैं पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं, कि पुरुष वर्ग तो इस आर्थिक दिक्कतों का सामना करता है और इससे उसके भीतर मेरा मानना है कि मानवता के गुण समाप्त हो रहे हैं। तभी तो ऐसी स्थितियां आ रही है, व्यक्ति एक जानवर सा बनता जा रहा है। हम देखते हैं कि 2-2 माह की बच्चियों का बलात्कार हो जा रहा है, पुरुष समाज के द्वारा ही किया जा रहा है। पिता अपनी पुत्रियों का, भाई अपनी बहनों का, पड़ोसी अपने पड़ोसियों का। अब इस पर मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग समाचार के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ऐसी घटनाएं दिन ब दिन सुनते रहते हैं। तो ये मानवता का मरना ही तो है, इससे अधिक क्या मानवता मरेगी। तो जो आर्थिकी का बोझ व्यक्ति के ऊपर या पुरुष समाज के ऊपर ज्यादा आया है, तो मैं इसका एक कारण मानता हूं। तीसरा साथियों, जो इसके समर्थक हैं उनका मानना है कि महिलाएं अपने कार्यों को सेवा भाव के रूप से देखती थी। चौथा गुण जो इसका है, ऐसी व्यवस्था में कार्यों का बंटवारा था, यानी कि महिला वर्ग क्या किन कार्यों को करेगा और पुरुष वर्ग किन कार्यों को करेगा, जो कि स्पष्ट ही है कि महिला वर्ग गृह कार्यों को देखेगा और पुरुष वर्ग गृह से बाहर के कार्यों को देखेगा, यानी कि आर्थिक गृह कार्य को संचालन के लिए जो आर्थिकी की आवश्यकता पड़ती है उसको देखेगा। या कार्यों का बंटवारा था। इसके जो समर्थक हैं उनका यह मानना है कि इसमें दिक्कत नहीं होती थी कि कौन किस कार्य को करेगा और कौन किस कार्य को नहीं करेगा, पहले ही उसका बंटवारा था। पितृसत्तात्मकता के समर्थन में जो 5वां तर्क दिया गया है वह यह है
कि बुजुर्ग व अनुभवी व्यक्ति के पास सत्ता होने से निर्णय में सरलता होती है। तो यह इसका पांचवा तर्क है और एक वाजिब तर्क भी है कि अनुभवी व्यक्ति होगा तो निर्णय लेने में, क्योंकि उसके पास अनुभव है तो निर्णय लेने में सक्षम भी होगा। तो यह इसके मेरिट्स या पितृसत्तात्मकता के लाभ बताए जा सकते हैं। अब आते हैं कि पितृसत्तात्मकता के दोष क्या हो सकते हैं। वैसे तो आज विश्व में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, एक छोटा ऐसा बालक जो समझ रखता हो वो कम से कम अगर उसे थोड़ा सा पितृसत्तात्मकता का अर्थ बता दिया जाए तो वह हजारों दोष निकाल कर रख सकता है। किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ दोषों का मैं वर्णन कर देता हूं। पहला दोष, इसे पुरुष समाज से ही शुरू करते हैं कि पितृसत्तात्मकता किस प्रकार पुरुष समाज को भी खाई जा रही है। तो वो मैंने अभी जैसे बताया कि पुरुष समाज के भीतर मानवता का मर जाना, क्योंकि पुरुष समाज के ऊपर आर्थिकी का अत्यधिक बर्डन आ जा रहा है, इससे उसके भीतर मानवता मरती जा रही है। तो यह पहला इसका दोष है। दूसरा दोष, महिलाओं का शोषण, क्योंकि व्यक्ति के भीतर या व्यक्तियों के भीतर बचपन से ही इस प्रकार के गुणों को डेवलप कर दिया जाता है कि एक महिला जो है वह उसकी दासी के रूप में है। जैसे आप देखते होंगे, अगर कहीं घर से बाहर निकले तो बहनें हो सकती है बड़ी हो, या फिर नजर रखने के लिए जाइए। यह तो आप अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर सकते हैं और आप लोग स्वयं समझते भी होंगे कि किस हिसाब से भेजा जाता है। पर यह क्या है, एक पितृसत्तात्मक समाज का दोष है कि महिलाओं का शोषण। दूसरा, थोड़ी बड़ी हो जाए उसका विवाह कर दिया जाए तो पति की देखरेख में रहेगी, पति की देखरेख से पहले अपने पिता की देखरेख में रहेगी। तो जब देखरेख में रहेगी तो उससे उसका जो क्या है पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। देखरेख सही है, किंतु कहा जाता है ना, गाय को जब बांधा जाता है तो रस्सी को इतना ढीला छोड़ा जाता है कि वो मरे नहीं, गले को इस प्रकार नहीं कस दिया जाता कि वह प्राण छोड़। बंधन होना चाहिए पर एक सीमा तक, उससे अधिक नहीं। तो साथियों, जो इसका अगला दोष है, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक जितनी भी प्रकार की संस्थाएं हैं उनमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है और इन संस्थाओं के माध्यम से जो उसका विकास हो सकता है उससे वह वंचित रह जाती है। यह इसका एक दोष है। महिलाओं को शिक्षा का न मिलना, यह इसका एक अन्य दोष है, क्योंकि यह माना जाता है कि महिला ने गृह संचालन का कार्य देखना है तो उसे शिक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप समाज में देखते भी होंगे कि अगर किसी परिवार में शिक्षा दी जा रही है, दो भाई और बहनों को शिक्षा दी जा रही है, तो समान शिक्षा आपको बहुत कम देखने को मिलती है। शिक्षित दोनों को किया जाएगा, किंतु एक को अत्यधिक शिक्षित। क्यों? क्योंकि उसने जॉब करनी है। दूसरे को कम। क्यों? क्योंकि उसने गृह संचालन देखना है। तो यह भी क्या है, महिलाओं का शिक्षित न हो पाना, यह भी पितृसत्तात्मकता का एक दोष है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका ह्रास होना या उस निर्णय लेने की क्षमता का विकास न हो पाना, यह भी पितृसत्तात्मकता का एक दोष है। तो साथियों, आशा ही नहीं उम्मीद है कि आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, न केवल यह विद्यार्थियों के लिए बल्कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष, दोनों के लिए ही यह उनके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। और पितृसत्तात्मकता को किस रूप में वह महिलाओं को प्रभावित कर रही है और किस रूप में वह पुरुषों को प्रभावित कर रही है, इसका ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सकता है, जिससे वो अपनी विचारधारा को बदल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वाकई यह वीडियो न केवल छात्रों के लिए बल्कि छात्रों के अतिरिक्त जो समाज में महिला और पुरुष हैं, बालक बालिकाएं हैं,
उनके लिए भी लाभदायक हो सकता है। तो न इसे केवल देखें बल्कि अपने साथ लोगों को बैठा के दिखाएं, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम अपने समाज को बदल सकें। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।